दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, मंत्रिमंडल का गठन हो गया तथा विपक्ष में बैठने वाले नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया कि वे विपक्ष में हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम आते ही जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें अपेक्षा से कम आईं और इनकी सीटें कुछ बढ़ गईं, तो इनका दिमाग थोड़ा असंतुलित टाइप का होने लगा, ऐसा प्रतीत होता था। और वे इतने खुश थे जैसे वे सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी हार गए, मोदी को कम सीट आई, उत्तर प्रदेश में रिजेक्टेड, बंगाल में रिजेक्टेड, महाराष्ट्र में रिजेक्टेड, वैसे और ये विपक्ष में बैठे हैं। इन्होंने चलिए स्वीकार कर लिया विपक्ष में। अब विपक्ष के नेताओं की एक दो नेता की बात मैं बताऊँ। अच्छा, उसके पहले मुझे ये कहना ज़रूरी है कि एक नई बात दिख रही है। विपक्ष के सांसदों के हाथ में संविधान है, जैसा कि वे कहते हैं, क्योंकि संविधान जो है उसमें अंदर में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो संविधान हाथ में लेकर के आ रहे हैं और विपक्ष में बैठ रहे हैं, उनका आरोप है कि नरेंद्र मोदी फासिस्ट हैं, तानाशाह की तरह राज्य करते हैं। और ये किस तरह से हो कि इन लोगों का आरोप है कि ये सभी संवैधानिक संस्थाओं को सरकारी संस्था बना दिए हैं और अपने नियंत्रण में चला रहे हैं, ये इन लोग कहते थे। इसलिए ये लोग संविधान लेकर के आए हैं ताकि मोदी जी को दिखाएंगे। खैर, इसमें श्री जयराम रमेश का वक्तव्य आता है कि ये मोदी जी को खंडित जनादेश प्राप्त हुआ, यानी खंडित प्रधानमंत्री हैं। श्रीमान जयराम रमेश जी, आप इसके साथ एक तरह सा विवरण, एक टेबल एनक्लोज कर देते कि इसके पूर्व में कितनी सरकारें बनी जो खंडित जनादेश की थी। श्रीमान जयराम रमेश जी, आपकी पार्टी के सपोर्ट से 40 सदस्यों वाली सरकार पार्टी ने सरकार चलाई थी, और ये परंपरा बहुत पुराना है, बड़ा संगीन भी है। अगर लाया जाएगा तो मोदी जी का केस बड़ा सुंदर दिखेगा। दूसरा ये है कि संविधान हाथ में लेकर खड़गे साहब, एक बुजुर्ग सांसद महोदय, वो कहते हैं कि मोदी जी आप हटिए, जनता ने आपको नकार दिया है, जनता ने आपके विरुद्ध वोट दिया है, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। हो सकता है ये संविधान में लिखा हो, क्योंकि ये खंडित जनादेश कैसे है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, बात समाप्त। खैर, ये जब सदन की कार्रवाई आरंभ हुई तो अध्यक्ष के चुनाव की बात थी। अध्यक्ष के चुनाव पद को लेकर एक परंपरा चली आ रही थी कि जो भी अध्यक्ष चुना जाता था उसे पूरे सदन का मत प्राप्त होता था, यानी बहुमत से ज़्यादा कहा जाए तो एक मत से चुनाव होता था। किंतु कांग्रेस के राजकुमार की जीत और उनका
एंग्री यंग मैन का स्पिरिट कि नहीं, चुनाव होगा। चुनाव हुआ, विपक्ष के जो प्रत्याशी थे वो हार गए और भाजपा के जो प्रत्याशी थे, सॉरी एनडीए के जो प्रत्याशी थे वो अध्यक्ष चुने गए। ओम बिरला जी पहले भी रह चुके हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि इस परंपरा को तोड़ा क्यों गया। क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है? विपक्ष का एक अर्थ निकाला जाता है यह भी कि विरोध करो जो भी वो सरकार बोलती है, सरकार जो भी कहती है उसका विरोध करो। इस पर एक चुटकुला, जो वास्तविक चुटकुला है, जो बिहार विधानसभा के पटल पर बोला गया था कि जब श्रीमान लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और सदन की कार्रवाई चल रही थी, तो उस समय एक विपक्ष के नेता ने खड़े होकर आग्रह किया कि मैं श्रीमान लालू जी से आग्रह करूंगा कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण पर कुछ विचार जनता को दें। तो लालू जी ने कहा कि स्पष्ट कि देखिए, इस विषय पर मेरा विचार सही तो नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय हम विपक्ष में थे। चुटकुला यहीं समाप्त होता है। शायद आप भी समझे होंगे कि विपक्ष में हैं तो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कॉल दिया है कि परिवार नियोजन होना चाहिए, बच्चे कम होना चाहिए। मैं विरोध करूँगा, विरोध करता हूँ। खैर, ये चुटकुले की बात थी, लेकिन विपक्ष की परिभाषा लालू यादव जी ने बड़े अच्छे अंदाज में दिया। अब ये विपक्ष भी उसी तरह की भूमिका निभाएगा, ऐसा अध्यक्ष के चुनाव से स्पष्ट हो गया, प्रतीत होता है। अब आया जाए कि एक नई बात जो हुई है, वो विपक्ष के सभी सदस्य हाथ में संविधान लेकर आते हैं। इस संविधान का उद्देश्य क्या है? उनकी भाषा में समझा जाए तो इसका उद्देश्य यह है कि वे हमेशा मोदी जी को ये दिखलाएंगे कि संविधान उनके हाथ में है, वो संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप संविधान तोड़ नहीं सकते। विपक्ष को यह नहीं मालूम कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह संविधान के दायरे में रहकर अपना हर काम पूरा करते हैं, जिसके बाद आप लोग चिल्लाते हैं कि मोदी जी अब तानाशाह हो गए। अब ये जो प्रतीत होता है, ये संविधान हाथ में लेकर जो आते हैं, इसे प्रतीत होता है नंबर 1 कि इसको लेने से, संविधान हाथ में रहने से कोई भी आदमी लॉ अबाइडिंग सिटीजन दिखता है। और अगर जनप्रतिनिधि संविधान हाथ में लिए हुए है तो एक जेंटलमैन, एक जागृत सांसद की छवि बनाता है, लुक देता है। ये गुड लॉ अबाइडिंग अपोजिशन की छवि बनाना विपक्ष के लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों? कि पिछले सत्र में, पिछले पारी में, यानी 17वीं लोकसभा में इनके जो कारनामे हुए हैं, जो कारगुजारियाँ हुई हैं, उससे जो छवि बनी है, उस छवि को ढकने के लिए इस छवि की बहुत आवश्यकता थी। इसलिए संविधान हाथ में लेकर इन लोगों ने बहुत सही किया। दूसरा ये कि संविधान लेने से उनको
हमेशा इमरजेंसी का याद दिलाता रहेगा। संविधान की वो प्रति अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताएगी कि आपातकाल के दिनों में एक अनियंत्रित तानाशाह जो मानसिक असंतुलन का शिकार था ने संविधान को पूरी तरह तोड़कर नष्ट कर दिया। क्योंकि संविधान संशोधन की इजाज़त तो देता है, पूरे संविधान में आप क्रमशः संशोधन कर सकते हैं, किंतु संविधान के प्रियम्बल में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। वो जो संविधान में है, जो था, वो है और वही रहेगा। किंतु उस जिद्दी प्रधानमंत्री और तानाशाह ने संविधान के प्रियम्बल को बदल दिया है। यह कारनामा भी विपक्ष के लोगों की याद दिलाएगा। और आखिरी बात ये कि संविधान हाथ में लेने से हो सकता है कि कभी इच्छा हो तो कुछ पन्ने पलटें, संविधान से थोड़ा वाकिफ़ हों। क्योंकि वैसे तो सभी लोग संविधान के ज्ञाता हैं, सभी लोग जानकार हैं, सभी विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ आलम इस तरह का बनता है कि हम विपक्ष की हकीकत जानते हैं साहिब, फिर भी दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। इसके आगे की बात कुछ पत्रकारों का, खास करके जो विदेशों द्वारा पोषित होते हैं वैसे पत्रकार तथा जिन पर कार्रवाई हो चुकी है वैसे पत्रकार तथा जो लेफ्ट लिबरल पत्रकार हैं। पहली बात तो उनकी आवाज़ और उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब संसद के नेता चुने गए राहुल जी, तो वो इतने खुश हुए, इतने खुश हैं जैसे कि श्रीमान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब ये पत्रकार लोग याद दिलाते हैं बाहर की दुनिया का राहुल गांधी को, यानी नेता प्रतिपक्ष को, कि ऑलरेडी जब तिहाड़ जेल में ये ईडी के कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में जब अरविंद केजरीवाल थे, तो सीबीआई को आकर उनको अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। ये तो सरेआम ये है, तानाशाही है। जबकि सीबी ने उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया, रिमांड पर मांगा और कोर्ट ने रिमांड पर दिया। लेकिन ये कार्रवाई नरेंद्र मोदी ने कराई। सारांश में ये कि कोई भी इनका मनचाहा काम हो, कोई भी फैसला इनके मन के अनुसार आ जाए, कहीं भी ये कुछ गड़बड़ करने से बच के निकल जाएं, न पकड़े जाएं, तो वो समय है जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं किसी अन्य काम में व्यस्त हैं, उनका ध्यान इधर नहीं है। लेकिन जब कानून अपनी सज़ा सुनाता है तो ये नरेंद्र मोदी का तानाशाही हो जाती है। जेल में आप हैं या जो भी हैं, किसके कहे से हैं ये सांसद लोग, ये पत्रकार लोग नहीं जानते। जेल में हमेशा अदालत के आदेश से जाता है, और अगर अदालतें भी आपके कहना है कि सरकार के अधीन है, तो बस दो बातें बता दीजिए कि श्री केजरीवाल साहब का प्रचार के लिए जो जमानत दिया गया था वो क्या दिया जाता। अगर पूरा तंत्र नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये के अंदर चलता तो मानहानि के मुकदमे
की सज़ा जो राहुल गांधी पर अब भी बरकरार है को सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्टे नहीं किया होता। ये किस तरह के सांसद और किस तरह के लोग हैं जो एक अत्यंत संवैधानिक सरकार को तानाशाह तथा सभी संस्थाओं को सरकार का नौकर समझते हैं। एक आदमी ने नेता प्रतिपक्ष को चेताया है कि ये अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, हेमंत सोरेन भी हैं और कई लोग अभी विपक्ष से भी इनकी अरेस्टिंग होनी बाकी है जो होगी। इससे नेता प्रतिपक्ष को चेताना करके कोई क्या कहना चाहता है कि वे अपने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करें किसी भी एक मुजरिम या आरोपी को बचाने के लिए। और अगर श्री राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो इस पर जनता की क्या राय होगी। खैर, नेता प्रतिपक्ष की दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब नहीं समझ में आया। भारत को जोड़ने का तात्पर्य क्या है? जुड़ा हुआ भारत है ऑलरेडी, जिसकी संयुक्त सरकार दिल्ली में है, तो किसे जोड़ने निकले थे? लेकिन ये निकले थे, इनके मन में कुछ इस तरह का ख्याल आया करते थे। तो उस यात्रा में राहुल जी कुछ अजीब अजीब बहकी बातें करते थे। जैसे एक प्रश्न उन्होंने उठाया कि आप लोग जय सिया राम क्यों कहते हैं। इस पर इनसे पूछना है, श्रीमान राहुल जी से, कि आप जय सिया राम के फेरा में क्यों पड़े हुए हैं। आप पहले हिंदुस्तान को अपनी असलियत बताइए और क्या अधिकार है आपको सनातन धर्म पर बोलने का। हमारी मर्जी, हम जय सिया राम कहें, जय श्री राम करें, यह हमारा चुनाव है। आपका इससे कोई दखल नहीं होना चाहिए, ये अवांछित दखल है। इसके बाद ये हाँ, एक आदमी, उन्होंने पूछा कि आप कोट वगैरह क्यों पहने हुए हैं। उस आदमी ने बताया कि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए कोट पहने हुए हैं। तो इनका कहना है कि नहीं, ठंड नहीं है। इस तरह की बातों को थोड़ा समझिए। ये आपके मन में ये बैठा हुआ कि ठंड इतनी ज़्यादा है इसलिए आप कोट पहने हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं। आप ये मन में बिठा लें कि नहीं, ठंड नहीं है, तो देखिएगा कि ठंड गायब हो जाएगी। ये था उपदेश। कुछ रोमांचकारी बातें भी बता दें। कश्मीर में जब उनकी यात्रा पहुंची, उस समय जो भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी उसको 2 गुना या 3 गुना कर दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि उस सब सुरक्षा के घेरे शायद नहीं थे, या होंगे तो तोड़कर एक आतंकवादी आया और हमारे ठीक सामने खड़ा हो गया। मेरी आँख से आँख उससे मिली और मैंने उससे कहा, मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। वो लौटा और भाग गया। एक रोमांचकारी अनुभव था इनका, श्री राहुल गांधी का। उसके अलावा भी एक और बात बहुत ठोक ठटा करके राहुल गांधी ने कहा था कि आप जिसे देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है। अब सुनने वाले का दिमाग खराब कि जिसे मैं देख रहा हूँ तो राहुल गांधी ही है। उन्होंने कहते कि नहीं, मैंने राहुल गांधी को मार दिया, राहुल गांधी को मैंने कत्ल कर दिया, वो राहुल गांधी अब नहीं है।
आपको इसका माने कोई समझ में आया? शायद नहीं। एक पत्रकार साहब ने नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाया था कि और लोग भी गिरफ्तार होंगे। मेरा सवाल ये है, पहला कि श्रीमान, आपके पास वो ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी है जिससे गमले में खेती करके आपको करोड़ों करोड़ की आमदनी होती है, तो क्या आपको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी आप गवर्नमेंट को सबमिट कीजिए या पेटेंट कराइए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आप डिस्ट्रॉय क्यों कीजिए? आपने आविष्कार किया गमले में खेती करके करोड़ों उत्पन्न करने, और उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को आपने वॉश आउट कर दिया, फ्लश कर दिया, तो आप बेशक गुनहगार हैं, आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, इस पर क्या कहूँ, जो नेता प्रतिपक्ष ही कभी आलू से सोना बनाया करते थे, अगर वर्तमान में भी उनके पास वो शक्ति हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, किंतु अगर वो शक्ति का समय पूरा हो गया और वो अंतर लुप्त हो गई, तब तो फिर जो मामला है सो है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सारांश ये है कि मोदी जी फासिस्ट हो गए हैं, और जहाँ कहीं भी कोई आदमी अरेस्ट होता है मोदी जी कराते हैं, चाहे हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग हो तो, चाहे इनका अरविंद अग्रवाल की अरेस्टिंग हो तो, या इस तरह से जितने भी वीआईपी अरेस्ट होते हैं खास करके, वो नरेंद्र मोदी कराते हैं। ये इतने लोग इतने ज्ञानी हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि उसे कोर्ट कराता है, ये नहीं जानते हैं लोग, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। और उनका कहना है कि सभी संस्थान ऐसे हो गए हैं जो सरकार के मन की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं और परिणाम देते हैं। अगर उस व्यवस्था की आप बात करते हैं जिसमें न्यायपालिका अवरुद्ध हो जाए या स्वतंत्र या स्वच्छंद हो जाए, तो आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, कृपया उसे ना दोहराएं। और एक बेहतर विपक्ष का परिचय दें, आपकी बड़ी कृपा होगी इस लोकतंत्र पर। धन्यवाद, नमस्कार।